चलो चलो, बस 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 बंद कर दीजिए अब। बहुत ध्यान से देखिए भाई, ठीक है। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है भाई। टॉपिक मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इसको अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा माथा तो लगाना पड़ेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और फिर आपको एक शीट देंगे, देखेंगे कितनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है ना। दुनियादारी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का अगर 100% पढ़ाया जा रहा है तो आज मैं आपको कम से कम 250% पढ़ाऊँगा इसका, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करें भाई, करें स्टार्ट। बताओ तनिषी, क्षितिज, लक्ष्य, मेगा, मिशिका, नुपुर, निकुंज। अच्छा निकुंज आज ऑनलाइन है, ठीक है। हैं गाने बज सकते हैं आज, है ना। चलो चलिए कोई बात नहीं। तो आज की क्लास में हमारे पास 2 नए स्टूडेंट्स भी हैं भाई। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। मतलब ऐसे कोशिश करना, मोर देन 50% अगर समझ में आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। बहुत ध्यान से कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। बाकी तो कुछ लेक्चर प्रीवियस के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से देन नाइट्रोजन। ये सब गेम तो क्लियर है, बेसिक बेसिक। चलिए भाई, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कहानी कुछ ऐसी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, है ना। अब हाइड्रोजन के साथ क्या कोई भी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाया जाएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। अब वो कौन से बॉन्ड हैं जिनको मैं हाइड्रोजन बॉन्ड बोलूँगा, एक बार हम लोग जो है बेसिक से कवर करते हैं। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और अट्रैक्शन। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। सर डाइपोल डाइपोल तो वंडरवाल में आता है, आप कह रहे हैं ये डाइपोल डाइपोल है, तो पहले ये भी देख लो। स्पेशल टाइप, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन इन विच वन पोल इज हाइड्रोजन, जिनमें से एक पोल क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। एटम विच इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद द स्मॉल एटम दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है मेरे बात बच्चों, बात समझ में आई? ये कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन बीच में होगा, एक साथ तो जुड़ा होगा कोवलेंट बॉन्ड से और दूसरी साथ जुड़ा होगा किसी स्मॉल एटम से, मतलब किसी भी एटम से जिसको मैं हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दे रहा हूँ। अब वो कौन कौन से एटम होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिक्चर क्लियर हो गई? हाइड्रोजन बॉन्ड बीच में, इसके अराउंड एक तो कोवलेंट बॉन्ड होना ही चाहिए और दूसरा बॉन्ड जो बनेगा इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। अब इसकी क्या क्या कंडीशन है, कैसे देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी बेटा? 8 से 8 to 42 किलो जूल पर मोल, राइट। अब बात समझने की कोशिश करिए, दिस इज ओनली फॉर न्यूट्रल एटम। ये किसके लिए है? न्यूट्रल एटम। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हो गया कि केवल 42 किलो जूल एनर्जी तक ही वैलिड है, नहीं। अगर कोई अनाइनिक स्पीशीज हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है तो कोई दो राय नहीं है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ सकती है। अभी नोट नहीं करोगे, बहुत ध्यान से सीखने की पहले कोशिश करोगे प्यारे बच्चों। बट केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शन है। इन KHF2 एंड NaHF2 हाइड्रोजन बॉन्ड इज एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। और कितना स्ट्रॉन्ग? लगभग इसकी बॉन्ड एनर्जी, या मैं बोलूं बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इट इज अराउंड 161.5 किलो जूल पर मोल। क्या मेरी बात समझ में आई? भाई हमारी दुनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए केवल 8 से 42 किलो जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर एक्सेप्शनली वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उनके लॉजिक, उनके रीजन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ये 2 कंपाउंड आप लोग याद करके रखें। इसका फोटो भी मैं आप लोगों को अभी थोड़े समय बाद बनाऊंगा। इसके अंदर तो एक एक्सेप्शन और है, मैं सिखा दूंगा अभी। सी, अब ये है बेसिक पैरामीटर जो आपको सीखना चाहिए। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखिए, सर ने बोला था बीच में एक हाइड्रोजन भाई साहब होंगे और सराउंड में 2 एटम होंगे। एक एटम इज बॉन्डेड विद द कोवलेंट बॉन्ड, से यस और नो, और दूसरा जो एटम बॉन्ड बना रहा होगा उस बॉन्ड का नाम ही क्या है?
हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मुझे इन दोनों में से सेलेक्ट करना होगा तो मेरे अनुसार आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि दैट बॉन्ड इज बेसिकली नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है मेरे पास इट इज टिपिकली कोवेलेंट बॉन्ड। चलो सर मान लेते हैं, आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लीजिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे। देखो लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये जो एक्स एटम है ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, जैसे कि फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। वहां चुपके से एक बात लिखी हुई है, sp हाइब्रिड एटम, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन वाला भी इसमें कंसीडर हो सकता है, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर? और इसके अलावा CF3 CCl3 ये एलिमेंट्स भी यहां पर, या ये कंपाउंड भी यहां पर एक्स एटम की तरह काम करेंगे, राइट। चलिए Y के अंदर नो डाउट इसकी कंपैरिजन में अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बॉन्ड अच्छा बनेगा, और यहां पर लॉन पेयर होने की रिक्वायरमेंट है। लॉन पेयर को यहां पर नेगेटिव चार्ज भी बोल सकते हैं, है ना, कि मान लो कहीं नेगेटिव चार्ज है तो मतलब यही है कि वो पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, राइट। और अगर इसका ऑर्डर मुझे लिखना हो तो मैं बोलूंगा सर फ्लोरीन होगा तो कम स्टेबल बनेगा, ऑक्सीजन होगा तो थोड़ा ज़्यादा, और नाइट्रोजन होगा तो बहुत ही ज़्यादा। इसका लॉजिक भी बड़ा सिंपल सा, देखो 1 मिनट में समझोगे। ये ऐसा एटम चाहिए जो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच सके, सही बात। अगर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो खुद के ऊपर कैसा चार्ज होगा बेटा, माइनस, जिसकी मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन इस हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर इस एटम के पास लॉन पेयर हैं और ये एक ऐसा एटम है जो इजीली अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देता है, तो क्या ये प्लस चार्ज इसके लॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? और अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो ये देखो डाइपोल डाइपोल फॉर्मेशन है या नहीं, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या आ रहा है, चार्ज की फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है दैट बॉन्ड इज टिपिकली नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? देखो बहुत ध्यान से सुनो, हाइड्रोजन बाबा बीच में है, यहाँ एक एटम एक्स है, यहाँ एक एटम वाई है। एक्स ऐसा चाहिए जो खींच सके और वाई ऐसा चाहिए जो लॉन पेयर को डोनेट कर सके। ऐसा करने पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं, अनाया क्लियर है बेटा? तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा जो मैंने बोला है अभी। चलो कुछ बातें यहाँ पर और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। सर आपने बोला कि यहाँ पर ना नाइट्रोजन होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ सही है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन की रिस्पेक्ट में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए उसके लॉन पेयर पर होल्ड्स इतना अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए लॉन पेयर को इजीली डोनेट कर पाएगा, अट्रैक्शन अच्छा फील कर पाएगा। बोलो हाँ या ना? और यहाँ क्यों ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चाहिए? ताकि यहाँ अच्छी तरीके से इसको खींच के इसको क्या बनाया जा पाए, प्लस चार्ज में कन्वर्ट किया जाए। लॉजिक समझ में आ गया? बड़ा ही बेसिक था, बहुत ज़्यादा इसमें माथापच्ची थी ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। अब बात कर लें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। प्यारे बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहीं से पता लग रही है मेरे लिए। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये कोवेलेंट है, इसको एक्स मान लेता हूँ, और ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको वाई मान लेता हूँ। अगर कोई मुझसे बॉन्ड लेंथ पूछेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड टिपिकली स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। इनकी एनर्जी 400 किलोजूल पर मोल तक चली जाती है, और जबकि ये 42 ही है। इसका मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा, मतलब द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एक्स इज क्वाइट हाई, और आई कैन राइट द बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स इज लेस एज कंपेयर टू वाई। क्या मेरी बात समझ में आई? अरे बता दो, तो बेसिक है। तो चलो सर ये बात भी हम लोग मानकर चलते हैं, समझ में आ रहे हैं? सर में आया भाई, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल है। जब तोड़ना मुश्किल है तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और जिस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है ना, उसका एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि उस बॉन्ड की लंबाई कम होती है, लेंथ क्या होती है, छोटी। जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड को यूं ही तोड़ पा रहे हो आप लोग 40 किलो जूल एनर्जी में। इसका 40 किलो जूल एनर्जी क्या है, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा जी, लंबी बॉन्ड लेंथ होगी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? नहीं होना भाई, ये बातें समझ में आई क्या? बोलो। तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को क्लियर है? चलो सर आगे मूव कर लेते हैं। अब देखिए सर ने क्या लिखा है, मैंने लिखा है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम। इसका मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उतना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा, उतना ज़्यादा लॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। गेम समझ में आ गया? बेसिक। ठीक है जी। चलो सर
इसका मतलब सर Y जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब बोथ आर इनवर्सली, मतलब ये इनवर्सली और ये क्या है डायरेक्टली। ये भी गेम समझ में आ गया बेटा, बेसिक था। चलो यहां भी एक एक्सेप्शन है। अब वो एक्सेप्शन क्या है, F H और F यानी कि HF। और यहां मैं अगर बात करूं ये H F और ये O, यानी कि कंसर्न ये है कि HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना और HF और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना। अकॉर्डिंग टू अबव कॉन्सेप्ट हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी फ्लोरीन और फ्लोरीन, सही बोल रहा हूं मैं। अब इन दोनों के केस में अगर मैं देखूं तो भाई ये तो कॉमन है, यहीं से डिसाइड होगा Y से। और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चाहिए होती है, कम। तो सर ऑक्सीजन की कम है तो बॉन्ड तो ये बनना चाहिए, लेकिन स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा। सर हमारे ने तो कुछ और ही पढ़ा दिया था भैया, पढ़ाए तो गलत पढ़ा है, ठीक है। जाके देख लेना पैरामीटर्स, समझ में आ जाएगा मैं कहाँ से ये चीज़ें उठा के ला रहा हूँ। बोलो ये बात समझ में आई क्या, यहाँ तक कोई डाउट है भाई किसी बच्चे को किसी प्रकार, ठीक है जी। तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैंने बोला कि ये एक एक्सेप्शन डेटा, ये भी समझ में आएगा ड्यूरिंग द क्लास कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ ऐसा सर क्यों कह रहे हैं उसका एक लॉजिक है, वो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोरीन के पास रिपल्सिव डेटा ज़्यादा है, इसलिए रिपल्शन की वजह से बॉन्ड लेंथ को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाते हैं, दोनों के इक्वलेंट हो जाते हैं। समझाएंगे अभी। फिलहाल के लिए मैं ये बात कहता हूँ कि H और F के बीच में जो बॉन्ड है और यहाँ ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है बेटा जी, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, ठीक है। तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखिए, कंपेयर द बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखना कितना सिंपल है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मुझे कंपेयर करनी है। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। मैंने बोला ये H है, F है, ये H है, ये F है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला ये ऑक्सीजन है, समझ में आ रहा भाई ये क्या लॉजिक है। सर लॉजिक बड़ा सिंपल है, ये X है सर, ये H है और ये Y है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड तो यही है। यहाँ ये X है, ये H है, ये Y है। यहाँ देखेंगे ये X है, ये H है, ये Y है। यहाँ देखेंगे X है, H है, Y है, मतलब D आ गया। बोलो गेम समझ में आ गया, रुक तो जाओ, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ। ये बी पार्ट है, फिलहाल के लिए इन दोनों को कंपेयर करते हैं। चलो कौन बताएगा। सर आप एक बात सुनिए, सबसे पहले ना आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ रही है सर बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो सर यहीं फैसला हो रहा है। वैसे तो यहीं पर फैसला हो रहा है, लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, इसकी ज़्यादा और इसकी कम। तो सर कंपेयर कैसे करें, फिर देखेंगे X को प्रायोरिटी मान लो। बात समझ में आ गई भाई, X को क्या मान लेंगे, प्रायोरिटी। अगर यहां पर X और Y दोनों सेम एटम हो जाएं तो X को प्रायोरिटी मान लो, और ऐसा करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल और भी सुंदर, देखो जरा ध्यान से। सर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, जबकि ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन का आइसोटोप होगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा। तो देखिए जरा ध्यान से, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है सर। एक बात पता हो, काम खत्म। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी D से ज्यादा होती है। क्लियर हो गया क्या। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H इज मोर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ D। क्लियर है मेरी बात। ये बात मैंने प्रीवियस डाइपोल मूवमेंट में भी सिखाई थी। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर ये थोड़ा सा तो कोशिश करेगा कि रोकूं, लेकिन यहाँ जैसे ही इसने उंगली पकड़ने की कोशिश की, इसने अपना हाथ दे दिया, है या ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम, तो ये ज़्यादा खींच पाएगा। अगर यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 1 बना होगा तो मैं अभी मान लेता हूँ यहाँ पार्शियल पॉजिटिव 2 बन गया होगा, +2। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। इसका मतलब जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होगा उतना ज़्यादा लॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा, और जितना ज़्यादा लॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बोलो बात समझ में आई क्या। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ समझ में आ गई या रह गए। एक बार फिर से सीख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ D। इसका मतलब ये हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉमन है, ये किसी X फोर्स से खींच रहे होंगे, ये भी किसी X फोर्स से खींच रहे होंगे, लेकिन ये अपने आप को खिंचवाने से
रुक रहा होगा, जबकि डी क्या कह रहा है, जल्दी ले जाओ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, तो डी का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि एच का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो क्या गेम समझ में आई? क्या लाइट की स्पीड से नोट करोगे इसको? चलो भाई बहुत जल्दी से इधर आइए भाई, सभी बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, और चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे इसके बाद की। बहुत ध्यान से देखो, इधर आइए। अरे कितना सिंपल सवाल है ये, तो महा सिंपल सवाल है। मधुर, मधुर वायरल करूं तुम्हें? बताओ बताओ, पूरा आता पता बताऊं, कौन से स्कूल के हो, कहाँ कहाँ रहते हो, और कितनी बातें हो रही हैं क्लास में। कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी, कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सी 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 सर ये देखो, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है। सबसे पहले तो एक्स पर देखते हैं हम लोग, तो एक्स एच वाई है। सर पहले एक्स का डोमिनेशन देखें तो इन दोनों में सर ये ज़्यादा होगा बाकियों से, सही बात। अब देखेंगे, अब वाई की तरफ मूव करेंगे तो वाई क्या चाहिए होता है, कम। ये कुछ बताया था मैंने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। बोलो हाँ या ना। और ये पिक्चर कैसे होती है सर, ये एक्स, ये एच और ये वाई। चलो सर बताओ जरा, मुझे बताइए इन दोनों में से किसका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ए का या बी का? दोज आर विद ए, दोज आर विद ए। कौन होगा भैया? ए होगा, क्योंकि ये सर ये एक्सेप्शन डेटा है या ना। तुम फंस गए कहाँ, तुम फंसोगे वहां और खेल जाओगे। वैसे समझ में आ रही है नहीं आ रही? अंतर समझ में आ गया सर? इसका बाय डिफॉल्ट लिख दो भाई, एक्सेप्शन है, भूल ना जाना। और एक्सेप्शन है तो सर स्ट्रेंथ हो गई ज़्यादा, और स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई तो बॉन्ड लेंथ हो गई कम। तो मतलब ए की बॉन्ड लेंथ बी से क्या हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम। तो ये ए जो है ये ज़्यादा है बी से। भाई ये केवल इसी केस में होता है, हर केस में नहीं देखोगे इसको। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने? बॉन्ड लेंथ है ना बेटा, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। अगर ऊपर वाले की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ तो कम ही होगी ना, ठीक है। चलो ये समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? चलो इधर आ जाओ, इन तीनों में कंपेयर करेंगे। सुन लो, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन। सर इन दोनों में कंपेयर करेंगे पहले तो। इन दोनों में देखेंगे सर सराउंडिंग वाले की वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, किसकी कम है, वाई की कम है। अरे हाँ या ना? अगर इसकी वैल्यू कम है, अगर इसकी वैल्यू कम है तो हम लोग क्या सीखे, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोलो बात समझ में आती है? और इसके बाद कौन हो जाएगा, डी। और लास्ट में तो बता ही नहीं गया। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? भाई कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? मैं फिर कह रहा हूँ भाई, फंसने का प्रोग्राम है ये, नहीं पढ़ेगा वो फंसेगा, जो पढ़ गया वो सीख जाएगा। चलो इधर आ जाओ, कंपेयर द हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, बड़ा ही सिंपल है। मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी? ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, किसका मॉलिक्यूल है, वाटर का। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मेरा तो आपसे सीधा सा सवाल है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा ना इसको, क्योंकि ये खींचेगा, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, -2, हाँ या ना। यहाँ अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर डेल प्लस और डेल प्लस, बोलो हाँ या ना। जबकि यहाँ में देखूंगा तो सर यहाँ इस ऑक्सीजन पर डेल माइनस, यहाँ इस ऑक्सीजन पर डेल माइनस। आप खुद बताइए दोनों में से ज़्यादा डाइपोल डाइपोल कौन शो कर रहा होगा, खुद सोचो। सर जिस पर ज़्यादा माइनस चार्ज है, जिस पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है चार्ज का। अरे हाँ या ना? इस ऑक्सीजन पर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है या नहीं? नहीं यही बात समझ में, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? सीखे दोबारा बताऊं? पक्का ना? तो क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो मजबूत बनेगा। द बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्वाइट हायर इन द केस ऑफ वाटर एज कम्पेयर टू परऑक्साइड। परऑक्साइड इज H2O2। एक बार दोबारा सुन लो। सर ये सब हमें ना पढ़ाते तो है नहीं सर, जरूरी है भैया इसको पढ़ लो ऐसे ही। देखो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है,
और यहाँ कोई अगला पगला बॉन्ड बनना होगा। सही है? बताओ मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर इस ऑक्सीजन पर एक ही माइनस चार्ज होगा तो इसका मतलब इसने कम इलेक्ट्रॉन खींचे होंगे, है या ना? कुछ तो बोलो। और लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा ही खींचेगा। मतलब सोच रहे हो भाई, यहाँ -2 जो हुआ है उसका इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बता दो, आप खुद बताओ। क्योंकि आप जब दूसरा मॉलिक्यूल बनाओगे यहाँ ऐसे ऐसे फील कर लो, छोड़ो तुम ये सब, मिला ये पढ़ाते हैं तो ऐसे चेहरा सा बनाने लगते हो तुम लोग, हमें लगता है अजीब। फिर चलो, ये O है, ये H है, ये H है। सही है? ये O है, ये H है, ये H है। सही है भाई? ऐसे तो बना होगा। अब देखो इस ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहा होगा जीवन में, पहले ये बताओ। -2 रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि सर ये हाइड्रोजन भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। भाई इसके पास कौन है? लॉन पेयर है, और लॉन पेयर पर 2 माइनस, इसका मतलब ये लॉन पेयर को बोलेगा भाई जल्दी से निकल, क्योंकि तेरा नेगेटिव हमारे नेगेटिव को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है। और ऐसा करने से क्या हाइड्रोजन बॉन्ड मजबूत नहीं हो रहा? नहीं, बात समझ में? कितने बच्चों को आ गई है? पहले रेज योर हैंड। चलो प्यारे बच्चों, ऐसा होता है जीवन में कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो जल्दी से लॉन पेयर को डोनेट कर देती है। एक तरफ तो एक नेगेटिव बन रहा है और एक तरफ 2 नेगेटिव बन रहे हैं, तो जल्दी से लॉन पेयर को कौन डोनेट करेगा? जो ज्यादा नेगेटिव होगा जल्दी से डोनेट करेगा, और लॉन पेयर को जल्दी से डोनेट करने का मतलब वही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नहीं आई बात समझ में? अरे गेम आ गई समझ में? चलो ऐसी आती धीरे धीरे आएगी। चलो अगला देखो, ऑन है ना? चलो, कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ, अरे सुंदर सवाल आ चुका है, कंपेयर द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बच्चे क्या सोच रहेगा? एक्सटेंट का मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तुम हो नालायक, वो ओवरलैपिंग है, ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ रहा है। यहाँ का ही कि हाइड्रोजन, यहाँ कोई ओवरलैपिंग थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पूछ रहा है कि किस में हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेंगे, का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? सर दिखाई दे रहा है हम लोगों को। कैसे? सर देखो सर, ये मॉलिक्यूल मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं? जरा देख के बताओ। 4, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे? 4। ये मॉलिक्यूल कितने दिखाई दे रहे हैं? 3, तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएंगे? 3। लेकिन ऑक्सीजन का एक केस है जहां पर केज लाइक में ये 4 बना देता है। अभी उसको हम लोग हाथ में नहीं रखेंगे। अभी फिलहाल के लिए अगर मुझसे कोई अरेंज करने के लिए बोलेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो मैं कहूँगा देखो सर 2 तो मतलब 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 तो मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 तो मतलब 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये HF है, सुन ले, ये H है और ये F है, यही तो बोलते हैं इसको। एक H है और एक क्या F। प्यारे बच्चों यहाँ से बॉन्ड बन गया, ये क्या HF, हाँ या ना? अरे बना, अब ये भी तो बना सकता है नालायको। नहीं ये बात समझ में? कुछ तो बोलो। तो मतलब एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तेरे? बता, 1 और 2, और क्या? कहाँ? ये एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करूंगा तो मुझे 2 बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? ये बता दे। तो इसका मतलब इसका एक्सटेंड कितना है? 2, उसका कितना है? 3, इसका कितना है? 4। तो ये सवाल पूछा जाता है। अगर यही पूछते बॉन्ड की स्ट्रेंथ बता दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो मैं पलट जाता इस बार। क्या कहता? सर इसकी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? भाई इन दोनों में तो कंपेयर ऊपर ही कराया है, और HF और वाटर में पहले करा दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी X की ज्यादा, तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी? ज्यादा। देख घूम तो नहीं रहा दिमाग में? ईमानदारी से बता दो, गेम सारा क्लियर है या नहीं? बोल भाई, क्लियर है युगल? अच्छा, तो ये बातें नेक्स्ट। चलिए जी नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं। चलिए सुनना भाई क्या कह रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, और इन पर बेस्ड क्या क्या सवाल हमारे पास आ सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनो। इंटर का मतलब होता है डिफरेंट, यहाँ इंट्रा का मतलब है विद इन द मॉलिक्यूलर सेम। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जब 2 सेम या डिफरेंट कुछ भी हो सकते हैं, और मोर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड विद थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 सेम या 2 डिफरेंट या मोर देन 2 भी मॉलिक्यूल के बीच में पाई जाएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटर।
और इंट्रा क्या होगी, विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया गया, इंटरनल बॉन्डिंग हो गई हाइड्रोजन की। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे भाई सभी। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए प्यारे बच्चों। अब ये क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे वाटर, मैंने बनाया था अभी वाटर का स्ट्रक्चर बताया था, वाटर H H H और ये H जाके फिर दूसरे ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेता है। तो भले ही तुम्हें लग रहा है कि भाई वाटर तो एक ही है, पर यार मॉलिक्यूल तो दो यूज हुए हैं ना वाटर के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर बोलेंगे। अगर वाटर अपने आप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कुछ कुछ कर लेता तब मैं बोलता भाई इंटर आए, ये तो बेसिकली क्या है, इंटर ही काउंट होगा। ऐसे ही D2, ऐसे ही फलाना ढिकाना। एक कुछ काम की बात याद करो, यूरिया जो होता है ना, यूरिया जो होता है ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। इवन जो सेलुलोज होता है ना, स्टार्च जो होते हैं, स्टार्च के सोल्यूशन जब आपको बायोमॉलिक्यूल में पढ़ाएंगे तो सिखाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है ना, स्टार सोल्यूशन, सेलुलोज, ये सभी क्या करते हैं, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ऐसे ही एसिड हो गया, ऐसे ही मेरे पास ये अमीन है, अल्कोहल है, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे आप जब आप जैसे जैसे आगे केमिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे गेम समझ में आएगा। ये बड़ा ही फेमस एग्जांपल है एनसीईआरटी का, पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको सिखाता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। पहले यहाँ देखो काम की बात, तीसरा, अच्छा यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल और क्लोरल हाइड्रेट, ये सभी क्या करते हैं बेटा जी, ये सभी करते हैं इंट्रा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर चिलेशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन यहाँ ये श्योरिटी है कि यहाँ पर चिलेशन ही होगी। चिलेशन इज ऑलवेज देयर, कहाँ, इंट्रा के अंदर। यहाँ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यहाँ आ जाओ, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर लॉस ऑफ एंट्रोपी अकर होता है। लॉस ऑफ एंट्रोपी अकर का मतलब क्या है, एंट्रोपी तो जानते हो ना, फ्रीडमनेस। यहाँ पर क्या फ्रीडमनेस है। आप खुद सोचो, अगर किसी की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फ्रीडमनेस कम होगी। तो यहाँ पर लॉस ऑफ एंट्रोपी को क्या करना है, कंसिडर करना है। होता यहाँ भी है लेकिन उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, या मैं बोलूँ उसको नेग्लेक्ट करके चल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? सर हमारे ना प्रदीप बाबा ने ये बात तो लिखी नहीं है। देखो यार, दो चार बातें तो तुम्हें अच्छी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। मान लो जेई में एक बार डायरेक्ट ही सवाल ये पूछ लिया कि आउट ऑफ इंटर एंड इंट्रा विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो लॉस ऑफ एंट्रोपी। अब जिसने लॉस ऑफ एंट्रोपी सुना नहीं है वो कैसे बता देगा, कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो एज इट इज आपको अपने दिमाग में रखने ही पड़ते हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नहीं, उसमें नेग्लिजिबल कर देते हैं ना, अवॉइड कर देते हैं उसके अंदर, राइट। चलिए इधर आएंगे सभी। पहले थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सुन लीजिए पहले ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, उसकी कहानी सुनाता हूँ। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये एक ऑर्गेनिक का कंपाउंड है प्यारे बच्चों। ये देखो दिखाई दे रहा है, ये अंदर से बेंजीन है और यहाँ पर ये फिनॉल है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बना रहा हूँ। देखना जरा ध्यान से, ये मैंने डबल बॉन्ड O बना लिया, डेटिव बॉन्ड O बना लिया। अब होता क्या है प्यारे बच्चों, क्या तुम्हें एक चीज़ फील हो रही है क्या? सर देखो, हमें एक चीज़ फील हो रही है कि ये हो गया X, हो गया क्या, ये हो गया H और ये क्या हो गया। और भाई इसके ऊपर लॉन पेयर होते हैं, दुनिया में सबको पता है। इसका मतलब यहाँ पर ये इसको खींचेगा, इसको डेल्टा पॉजिटिव बना देगा और ये हो जाएगा क्या, अट्रैक्शन, जिसका नाम क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको प्यार से क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी ने पूछा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में कितने मेंबर की चिलेशन रिंग बनती है। चिलेशन का मतलब होता है रिंग, चिलेशन बोले तो रिंग की फॉर्मेशन। चलो चेक कर लेते हैं। सर देखो यहाँ से शुरू हुआ है प्रोग्राम, तो 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर रिंग बन गई भाई, 6 मेंबर। और आप लोग ये बात जानते हो कि 6 मेंबर्ड रिंग जो होगी वो कैसी होगी, स्टेबल रिंग होगी कि नहीं होगी, बोलो हाँ या ना। अरे कुछ तो बोलो, दिखाई दे रहा है 6 मेंबर या नहीं, चेक कर लो फिर से। 1 2 3 4 5 6, तो इस रिंग के अंदर कितने मेंबर इन्वॉल्व हैं, 6 मेंबर इन्वॉल्व। सर कौन से मेंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती, ना 3 ना 4, 5 भी क्वाइट स्टेबल होती है, 3-4 मेंबर की रिंग को स्टेबल नहीं माना जाता। समझ में आ गया भाई। और यहां पर चिलेशन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, देख लो प्यारे बच्चा, देखना जरा बेटा जी। इसका नाम है पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये फिनॉल ऐसे दिखाया है मैंने, और पैरा पोजीशन पर क्या बना दिया है,
नाइट्रो। सर हमें तो बेंजीन के बारे में कुछ नहीं पता बेटा, ये बेंजीन है, इसकी इधर वाली पोजीशन अंदर वाली ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो बोला मैंने पैरा नाइट्रोफिनॉल। चलो जी, अब एक मैंने ये बना दिया और दूसरी तरफ मैंने चुपके से बना दिया ये कंपाउंड, ऊपर लिख दिया OH और यहाँ लिख दिया NO2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही प्यारे बच्चों? समझदार बच्चों के लिए सारा काफ़ी है कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, मतलब ये X है, ये H है और ये Y है, और यहाँ लॉन पेयर होने की वजह से ये भाई साहब अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ? अट्रैक्शन होगा तो ये अट्रैक्शन क्या कहलाया जाएगा? सर ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाया जाएगा। अब किसी ने पूछा दोनों में से स्टीम वॉलेटाइल कौन हो जाता है इजीली? स्टीम वॉलेटाइल समझते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है। आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच कैन इजीली स्टीम वॉलेटाइल। स्टीम वॉलेटाइल मतलब एनर्जी देने पर, थोड़ी एनर्जी देने पर। आप बताइए जिसकी स्ट्रेंथ कम है और जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन में से जल्दी से किसको वॉलेटाइल कर सकते हो, किसको जल्दी उड़ा सकते हो? ऑर्थो वाले को। तो सीधा सा आंसर हो गया। किसी ने कहा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वॉलेटाइल, वाई? बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल अंडरगो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज लेस स्टेबल इन नेचर, दैट्स वाई इट कैन इजीली ब्रेक और स्टीम वॉलेटाइल। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चलो सर ये, चलिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इधर आइए भाई सभी, इधर आइए। चलो भाई देखो बहुत जल्दी से कुछ एक्सरसाइज हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सवाल जो है ना नाम से पूछ लेते हैं, है कुछ भी नहीं, बहुत जल्दी से बस यहाँ से चीज़ें देखो। बेटा HF को आप लोग जानते हो, HF की बॉन्डिंग हमें दिखाई देती है मानो यही करता है, लेकिन आप जानते हो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ये जिगजैग जो है इसकी बॉन्डिंग होती है, प्रॉपर तरीके से चलता रहता है। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जिगजैग जो है इसकी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बात करूँ एसिडिक एसिड, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, डाइमर फॉर्मेशन करता है। डाइमर बोले तो दो मॉलिक्यूल का जुड़ना। देख एसिडिक एसिड का फोटो होता है CH3 C डबल बॉन्ड OOH। बहुत ध्यान से सुनना सभी, मैंने बोला ये CH3 यहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे कार्बन, यहाँ लिख दे डबल बॉन्ड O, यहाँ लिख दे O, यहाँ लिख दे H। क्लियर? इधर देख एक और मॉलिक्यूल ले ले इसका, तो पता लगा यहाँ कार्बन है, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा CH3। आप फील कर पाए होंगे अभी तक कैसे है? सर ये X, ये H, ये O, फील कर पाए या नहीं कर पाए? बोलो। बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, X H और Y, फिर से क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं आई बात समझ में? युगल आई तेरी बात समझ में? पक्का? हाँ जी, कोई बात नहीं, पूछो पूछो, डाउट है तो पूछो। पक्का? शायद आ गई। हाँ भाई समझ में आया ना? बेसिक है यार, इसमें क्या दिक्कत थी? आपने क्या काम करना, H देखो, H के अराउंड में कोवलेंट बॉन्ड देखो, कोवलेंट बॉन्ड वाला एटम X होता है, ये Y हो गया, ये समझ रहे हो? H हो गया, ये Y हो गया, कुछ तो बोलो। चलो ये गेम समझ में आ गया होगा। अच्छा इसका कैसे पता लगा कि यहाँ पर डाइमर फॉर्मेशन होती है, दो मॉलिक्यूल जुड़ते होंगे? एसिटिक एसिड का मोलर मास जो डिब्बे पे लिखा होता है ना 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम या AMU या U, और जब उसका कैलकुलेटेड किया हम लोगों ने, जब एक्वा सॉल्यूशन में उसको डाला, या मैं बोलूँ जब उसकी जेन्युइन फॉर्म देखी, तो पता लगा इसका वेट जो मशीन ने कैलकुलेट कर रखा वो तो 120 कर रखा है। तो पता लगा ये तो डाइमर फॉर्मेशन में पाया जा रहा है। उसका लॉजिक क्या दिया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लो कल को पेपर में सवाल आ जाए, एसिटिक एसिड का वेट अपने वेट से ट्वाइस पाया जाता है और इसका रीजन बताइए, तो आप क्या बोलोगे? डाइमर फॉर्मेशन, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो गेम समझ में आया? चलो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, NaHCO3, भाई बड़ा अच्छा सा सवाल है। इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट में सबसे पहली बात ये ना, आप ये समझें कि ये Na+ रहा होगा जीवन में, हाँ या ना? और ये क्या रहा होगा भाई? HCO3-। एक बात बतानी है आपको बेटा, क्या ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या आयन डाइपोल इंटरेक्शन है? इसका मतलब पिक्चर बदलेगी, और पिक्चर बदलेगी तो क्वेश्चन हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अब सुनो कैसे। मैं तो कैटाइन का तो लिख ही नहीं सकता, एनाइन वाले पार्ट का लिख रहा हूँ। मैंने एनाइन लिखा हुआ है, देखो HCOO नेगेटिव है, HCOO नेगेटिव। अब इसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है आगे, ऐसी ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ऐसी ये भी आगे क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। बात आ गई समझ में? पक्का? अगर मैं इसका बनाने की कोशिश करूं तो ये भी कैसे टूटेगा बेटा? K+HCO3 नेगेटिव। भाई इसको लिखने की जरूरत है, समझ गए यही आएगा। बस एक बात पूछनी है आपसे, दोनों में से ज्यादा सॉल्युबल कौन है? सर यही तो समझना है। देखो भाई ध्यान से सुनो 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 सुनो,
जिसके कैटाइन का साइज बड़ा होता है, जिसके कैटाइन का साइज बड़ा होगा। भाई मेरे पास कैटाइन कौन है, Na+ और K+। K+ क्या आता है, बाद में आता है। तो जिसके कैटाइन का साइज बड़ा होता है उसके केस में सॉल्युबिलिटी भी बड़ी होती है। सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये बात याद रखना, दोनों में से अगर कोई सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन और द पोलर सॉल्वेंट, तो याद रखना आंसर क्या बोलोगे सर, हम बोलेंगे NaHCO3 इज लेस सॉल्युबल देन दैट ऑफ KHCO3। बोलो बात समझ में आई क्या? इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती होगी, कम होती होगी। बात समझ में आ गई भाई, एक डेटा समझ में आ गया। याद क्या रखना है, याद क्या रखना है, साइज ऑफ कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। बस ये लॉजिक समझो। ऑल दो इसके पीछे एक और रीजन है, बताया जाता है कैटाइन का साइज बढ़ने से एनाइन के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन वो सब ना पढ़ के अभी अभी क्या समझेंगे हम लोग कि सर सॉल्युबिलिटी नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द कैटाइन। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई सभी। मुझे बताइए H3BO3, इसका नाम होता है बोरिक एसिड। नाम तो सुना होगा पक्का, बोरिक एसिड नाम है इसका। और जीवन में याद रखना, बोरिक एसिड कोई प्रोटोनेटेड एसिड नहीं है कि जो H+ दे दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बोरिक एसिड इसलिए एसिड नहीं है क्योंकि ये H+ देता है। बोरिक एसिड इसलिए एसिड है क्योंकि ये OH- लेता है या लॉन पेयर ऑफ OH लेता है। लॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले भी तो क्या होते हैं, एसिड ना। तो बोरिक एसिड एक लिविस एसिड है, ऐसा समझो। चलो अब ये बात जब हम लोग सिखाएंगे S ब्लॉक के अंदर या P ब्लॉक के अंदर तो समझ में आएगी बात। इसकी 2D शीट स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ही सिंपल सा है। यहाँ बना दो B, यहाँ बना दो O, यहाँ बना दो H। बना ही सकते हो तुम लोग ये बातें, H। अब भाई यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे हम लोग। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है 2D स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने आपको अभी बताया पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। जल्दी जल्दी बता दूं। देखो भाई पैरानाइट्रोफिनॉल को थोड़ा सा अलग तरीके से मैं समझाऊं। ये मैंने लिख दिया यहाँ OH और यहाँ लिख दिया मैंने क्या, NO2। याद है यहाँ पहले बनाता था, इस बार मैं इसको उल्टा कर दूं ना, बात तो एक ही होगी, हाँ या ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ N, यहाँ लिख देता हूँ O, यहाँ लिख देता हूँ डबल बॉन्ड O और यहाँ लिख देता हूँ OH। इसी मॉलिक्यूल को उल्टा कर दिया, बस ये दिखाने के लिए कि ये कैसी बॉन्डिंग है, ये है इंटर। जबकि यहाँ विद इन द मॉलिक्यूल दिखा दूंगा, मैं बोलूँगा भाई यहाँ O है, यहाँ H है और इसी ऑर्थो पोजीशन पर ही क्या बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। तो इस बॉन्डिंग का नाम बता दो सर, इसका नाम है इंट्रा। दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, इंटर मॉलिकुलर। कौन ज़्यादा स्टेबल होती है, इंटर। बोलो गेम समझ में आया? ज़्यादा स्टेबल कौन सी होती है, इंटर। इंटर और कम स्टेबल, इसलिए स्टीम वॉलेटाइल इंट्रा होती है ज़्यादा। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने समझ में आ गए होंगे। चलिए भाई ऑनलाइन वाले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि इसके बाद कुछ बातें मुझे इंपॉर्टेंट पढ़ानी है। चलिए डन, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ जी, एक स्ट्रक्चर आ रहा है मेरे पास यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला होता है क्या, NH2CONH2। चलो फोटो बनाते हैं। ये N है, सुन लो, सुन लीजिए, ये N है, ये ऊपर H लगा दूं, यहां पर भी एक H लगा दूं, C लगा दूं, डबल बॉन्ड O लगा दूं, यहां पर N लगा दूं और यहां पर क्या लगा दूं, बता 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 सर। ये ऊपर H लगा दो और यहां पर H लगा दो। कुछ बच्चे होंगे, कुछ चमत्कारी बच्चे इस सवाल का आंसर क्या करेंगे बताऊं? सर देखो बड़ा सिंपल है, आप हमें पढ़ा नहीं रहे, असली चीज़ तो कुछ और है। यहाँ पर देखो लॉन पेयर है दो दो, तो आप एक काम करो, इसको X मान लो, इसको H मान लो, इसको Y मान लो और ऐसे बॉन्ड बना दो। देखा, बना दिया ना। तो आप क्या बता के चलोगे इसको, इंट्रा। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ भी क्या कहोगे, सर ये X है, ये क्या है, H है और ये क्या है बेटा जी, Y है। तो बॉन्ड बना देंगे ऐसे। बोलो हाँ या ना? भाई बॉन्ड तो बन ही रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों ये चिलेशन हो रही है और चिलेशन में रिंग कितने एटम की बन रही है, चेक करना, 4। और 4 मेंबर्ड की रिंग महास्टेबल है, हाँ या ना? मतलब फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन नहीं हो, इसकी बॉन्डिंग इंट्रा नहीं हो सकती। इसकी बॉन्डिंग कैसी होगी,
इंटर होगी, और इंटर तो कोई भी कर लेगा भाई। इंटर में क्या, ये मॉलिक्यूल है, इसके बगल में एक और मॉलिक्यूल है, दोनों के हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, खत्म। नहीं, ये बात समझ में, हाँ ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो बेसिक डेटा समझ में आया या नहीं आया? चलो आगे देखना, ये इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, एक बात बतानी है मुझे, इधर सुनना जरा, सुनो एक बात सुनना जरा सुनो जब भी आयन डाइपोल होगा, जब भी आयन डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो आप ना एक बार हाइड्रोजन को निहारो आराम से, और जब हाइड्रोजन को आराम से निहारेंगे ना, तो आप देखेंगे हाइड्रोजन के लेफ्ट और हाइड्रोजन के राइट भी। अगर हाइड्रोजन के लेफ्ट में देखेंगे और राइट में देखेंगे और सेम एटम मिल जाए, तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड लेंथ है वो कोवेलेंट के बराबर हो जाती है। वाह, धुरंधर बात बताइए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना अगर चाहते हो सिलेक्शन। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर सभी हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए नहीं, अगर एक आयन डाइपोल से बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड है, आयन डाइपोल बोले तो कैटाइन पार्ट हट गया, अब एक नेगेटिव पार्ट है, और नेगेटिव से तुमने एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, ऐसा नहीं, यही बात समझ में। अब इसमें इस हाइड्रोजन बॉन्ड और उसके साथ में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बराबर हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। समझ में आ गया भैया? डेटा समझ में आ गया? याद करके रखो, रट के रखो, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी बराबर, स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी बराबर, मतलब बॉन्ड प्रॉपर्टी सारी क्या हो जाती हैं, इक्वेट हो जाती है, मैं बोलूँ इक्वलेंट हो जाती है, राइट? तो याद रखना भाई आप लोग ये बातें। हाँ, हम लोग यहाँ थे क्लोरल, ये एक थोड़ा सा स्पेशल टाइप ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते भी होंगे। देखो क्लोरल ऐसा बनता है, CCl ClCl C, ठीक है मेरे भाई, और ऊपर क्या रहता है यहाँ पर एक तरफ तो रहता है मेरे पास ऑक्सीजन, और एक तरफ क्या रहता है मेरे पास यहाँ पर हाइड्रोजन, यही तो है ना? कुछ ऐसा ही केस होगा कि नहीं होगा? तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ मैं लगा देता हूँ इसके पास एक तो लगा देते हैं हम क्या, कार्बन, ये क्लोरीन है, और ये हाँ लगा रहे हैं, रुक तो जा, डबल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ, और यहाँ लगाएंगे H, सही है? लगा सकते हैं क्या? इस केस के अंदर ना, इस केस के अंदर ये जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाएंगे ना टीचर, तो चुपके से एक बात कहते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक में क्लोरीन, ये वर्ड यूज कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ऑर्गेनिक में क्लोरीन भी क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। उसका रीजन, उसका लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं बेटा जी, ठीक है ना? ये कंपाउंड है जिसका नाम है क्लोरल, जिससे DDT बनती है। अब DDT क्या है, तुम्हारी उपज से बिल्कुल बाहर होगी, अभी के लिए समझो यहां पर जो फॉर्मेशन मैंने बनाई है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अकर कर लेता है, ठीक है भाई? और ये बॉन्डिंग कैसी है, स्टेबल बॉन्डिंग हो जाती है। कोई पूछे क्लोरल की स्टेबिलिटी क्यों है, भले ही 4 मेंबर्ड की रिंग है, भले ही 4 मेंबर्ड की रिंग है, लेकिन यहां पर sp2 कार्बन आ रहा है, और क्लोरीन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये जो स्टेबिलिटी आई है, इट इज ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो यार, दो तरीके हैं, या तो पढ़ाया जाए या छोड़ दिया जाए, या तो पढ़ाया जाए कि 12th में देखेंगे, या ऐसे छोड़ दिया जाए, या फिर एक बार कसक करके पढ़ा दिया जाए, ताकि शीट लेके बैठो अच्छी, तो समझ में आए कि हाँ कुछ ना कुछ से तो कुछ तो बेहतर है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेसिक डेटा आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट हमारी क्लास के किसी स्टूडेंट को नहीं रहना चाहिए। बहुत बेसिक भी है। एक बात आप लोगों को सिखानी है यहाँ पर, और मतलब ऐसा किताब कह रही है कि यहाँ पर जैसे ये बनाया ना आपने डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जैसे आप लोगों ने डबल बॉन्ड O बनाया, आप इसकी अदर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये मुझे लगता है कि अभी ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है बहुत डीप में जाने की इस सवाल के, ठीक है? अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, है ना? आप एक बात जानते हो क्या, एक तो वाटर होता है, वाटर की स्टेट कैसी होती है बेटा, लिक्विड। और अगर मैं एक बात करूं, वाटर जो कि कौन सी स्टेट में है, सॉलिड में है। आप लोगों से एक बात पूछनी है,
सॉलिड स्टेट के वाटर और लिक्विड स्टेट के वाटर में क्या अंतर है सर? सॉलिड स्टेट के अंदर ना वैकेंसी होती है कि नहीं होती? वैकेंसी बोले तो होल्स, और होल्स बोले तो वॉल्यूम का बढ़ना, सही है। और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है सर मास अपॉन, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो भाई की डेंसिटी। अगर आपसे कोई पूछ ले डेंसिटी ऑफ वाटर इन सॉलिड और डेंसिटी ऑफ वाटर इन लिक्विड, क्या आंसर करने में सक्षम हो? बोलो आया ना। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछ ले कि डेंसिटी ऑफ वाटर इन सॉलिड या लिक्विड, जिसमें भी आप देखना चाहें, और डेंसिटी ऑफ D2O इन सॉलिड या लिक्विड, क्या अंतर पड़ेगा सर? यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ ड्यूटेरियम है सर। अंतर केवल और केवल किसका आता है? मास। और मास के बढ़ने से डेंसिटी क्या होगी सर? डेंसिटी बड़ी, मास बड़ी, समझ में आता है सर। लेकिन यहाँ तो वॉल्यूम भी तो बढ़ रहा है। देखो पहली बात तो दोनों में कॉमन है, लेकिन उसके बावजूद भी एक चीज़ समझो, मास ज़्यादा बढ़ता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये बात पहले ही मैंने आपको बताई थी। इसका मतलब क्योंकि मास ज़्यादा है इसलिए इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर ना नोट डालकर मैं कुछ बात कह रहा हूँ आप लोगों से, इसको हजम कर जाओगे तो भैया अच्छे बच्चे बन जाओगे। वो क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहा हूँ आइस। कौन? आइस। मैं कह रहा हूँ बिस्मिथ, और मैं कह रहा हूँ आपसे गैलियम। ये तीन ऐसे कंपाउंड बोल दो, एलिमेंट बोल दो, जहां पर वैकेंसी यानी कि होल क्रिएट होते हैं, और होल क्रिएट होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन इसकी स्टेट क्या होनी चाहिए? इन सॉलिड स्टेट। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? कुछ तो बोल दो। यही रीजन है कि पानी के ऊपर बर्फ तैर जाती है। तैर जाती है कि नहीं तैर जाती? पक्की बात है। और मैं आप लोगों से पूछूं कि पानी की जगह D2O ले लें, पानी की जगह D2O ले लें, तो जब D2O लेता हूं तो मैं जानता हूं कि D2O के केस में जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा, और सॉलिड कहाँ गया D2O? ये मैंने D क्यों नहीं, अच्छा एक तरफ मैं D2O ले लूँ और तरफ मैं क्या ले लूँ बेटा? वाटर। दोनों सॉलिड स्टेट में, तो बताओ कौन किस में सिंक हो जाएगा? किसकी डेंसिटी ज़्यादा है? तो पानी तैरने लगेगा, पानी तैरने लगेगा, मतलब D2O क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आ रही? दोनों में अंतर समझ में आ रहा, लॉजिक भी समझ में आ रहा होगा। तो बेसिक सी ये बातें हैं, लेकिन काम की बात पता देखो यहाँ से बनने वाली है। काम की बात देखो बच्चों यहाँ से बनने वाली है। चलिए 1 मिनट में आप लोगों की आंखें खुलने वाली है, बहुत ध्यान से अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो भाई नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा डेंसिटी का ऑर्डर सही नहीं है? बोलो भाई, इनमें से कौन सा डेंसिटी का ऑर्डर सही नहीं है? बोलो भाई, इनमें से कौन सा डेंसिटी का ऑर्डर सही नहीं है? सोचो, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं आ जाएगा आंसर। बोल बेटा। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, बहुत ध्यान से चीज़ों को सुनने की कोशिश करें। इधर आ जाएं, इधर आ जाएं भाई सभी। मुझे बताइए, यहाँ जो मैंने लिख रखा है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होती है, इसमें क्या दो रहा है? पानी के ऊपर बर्फ़ तैर रही है, तो उसका लॉजिक भी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सर ये बात तो सही है। सर मैंने बोला कि H2O सॉलिड है और D2O मेरे पास क्या है बेटा? ये भी सॉलिड है। ये भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सर डेंसिटी बिल्कुल ज़्यादा है D2O की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला बताओ, ये सुनने में आता अच्छा सर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। सर इसका वॉल्यूम ज़्यादा, डेंसिटी कम। सर पिछली स्लाइड दिखा दो सर। सर ये क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी घट जाती है इन सॉलिड स्टेट। इसका मतलब बात ये समझ में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? कुछ तो बोलो। तो इतनी बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि ये भी, अरे ये वाली बात भी समझ में आ रही होगी। ये चारों बातें क्या है? सही। यहाँ जा जाओ, ये D2O सॉलिड है और ये वाटर लिक्विड है। ये D2O सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। मैंने आपको क्या बताया है? देख भाई, सॉलिड हो लिक्विड हो, D2O और वाटर की अगर मैं बात करूंगा, कंपैरिजन होगा हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में।
और मैं ये बात जानता हूं मास भाई का ज्यादा है। और अगर मास ज्यादा है, मैंने माना इसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में वैकेंसी होगी, होल होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं मास और वॉल्यूम की रिस्पेक्ट में कौन ज्यादा बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ता है। और अगर मास ज्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब किसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, और डेंसिटी किसकी ज्यादा है। तो समझ में आ गया भाई गलत ऑर्डर क्या था इसके अंदर, हाँ या ना में जवाब तो दे दो, बोलो भाई। चलो जी आगे देखेंगे। एक बात याद आ रही है, सवाल तो सीबीएसई का है लेकिन आप लोगों को नहीं आता होगा, है ना। अरे आता होगा सर, सभी आता है हमें तो। चलो देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 17th ग्रुप सुना है। अरे ये क्या मतलब, ये गजब लेवल पे जती हो रही है। नहीं, ये हो जाएगा फ्लोरीन, ये 15th ग्रुप। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ प्यारे बच्चों। 17th ग्रुप के अगर मैं हाइड्राइड्स ले लेता हूँ तो क्या आपको पता है यहाँ HF आता होगा, HF आता होगा, फिर मेरे पास HCl आता होगा। चलो नीचे लिख देते हैं, HCl आता होगा, यहाँ HBr आता होगा, चलो HI भी आता होगा। प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे तो यहाँ वाटर, H2S, H2SC, H2TE। चलो ऐसा मान लेते हैं जैसा आप कह रहे हो। यहाँ 15th ग्रुप में देखेंगे तो कौन आता है, अमोनिया, PS3, ASS3, SbS3। पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री कंफ्यूजिंग नहीं है, उसको बनाया जा रहा है कि कंफ्यूज हो जाए बच्चा। मैं आपको देखो अभी बताऊंगा, प्रूव करके बताऊंगा कि क्यों लग रहा है मुझे ऐसा। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। ये 17वां ग्रुप है। मैंने एक जीवन में एक बात सीखी थी कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अट्रैक्शन के, या मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, या मैं बोलूँ स्टेबिलिटी के। और स्टेबिलिटी जो होती है, ऐसे लिख देते हैं पूरा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि मास कितना है मॉलिक्यूल पे, है ना, मतलब मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड कर रही है स्टेबिलिटी। बात भी सही है। सर मुझे आप बताइए टॉप टू बॉटम मास बढ़ रहा है या घट रहा है। आयोडीन का मास तो बड़ा ही होता होगा, तो इसका मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, HF का सबसे कम, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद, जब ये तो था एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल क्या था, इसका तो बढ़ गया। नहीं यही बात समझ में, कुछ तो बोलो। और इसका लॉजिक क्या बताया लोगों ने, इसका लॉजिक बताया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है, और स्टेबिलिटी आते ही बताओ, बताने की जरूरत है क्या। तो पता लग गया कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सर ने कैसे लिख दिया होगा ये, क्यों भाई पता लग गया। चल मुझे बता, अब 16th ग्रुप में क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग। सर सबसे ज़्यादा होना चाहिए H2TE का, सही बात है बिल्कुल, है ना। चलो पहले मिनिमम से लिखते हैं। मिनिमम H2O का नहीं होगा, H2S का होगा, H2SC का होगा, H2TE का होगा, और लास्ट में जाके कहीं जाके क्या आ जाएगा बेटा, H2O। क्या इसका लॉजिक बताने की ज़रूरत है, ड्यू टू HB। अच्छा HB इंटर या इंट्रा, यहाँ पर HB इंटर है या इंट्रा, जिनको समझ में आ गया ना इंटर, वो तो अच्छे बच्चे भैया। क्यों, क्योंकि सर वाटर का एक मॉलिक्यूल है, जब भी बॉन्ड बनाएगा दूसरे से बनाएगा, अपने आप में बना देगा। बताओ एक वाटर का HOH है, अपने H से, अपने O से, अपने H पे ही बॉन्ड बना ले। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना यार। क्या चाहिए इसके लिए, इंटर बॉन्ड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग चाहिए, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, जो प्राइमरी कंडीशन थी। क्लियर। चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, काम की बात सुनो। 15th ग्रुप की क्या सोच रहे हो, ऑर्डर बताओ। सर PS3 का सबसे ज़्यादा, SbS3, उसके बाद ASS3, उसके बाद PS3, उसके बाद NS3। अरे हाँ या ना, तो उल्टा बोल दिया मैं, हाँ सही बोला, बोलो हाँ या ना, यही तो सोच रहे हो। और इसका लॉजिक क्या दोगे, इसका लॉजिक दोगे ड्यू टू HB। गलत है, ये ऑर्डर गलत है भाई। अब क्या सही ऑर्डर है उसको सीखना चाहते हो, बताओ भाई। सर सही ऑर्डर है तो चलो याद कर लोगे, लॉजिक समझ में आए तो बात समझ में आती है। चलो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं एक बार लॉजिक यहाँ लिख के दिखाता हूँ, सुन लो। आज की क्लास का अंतिम टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनो। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं। हमारे पास NH3 है,
PS3 है, ASS3 है, SbS3 है। मैंने तो ऐसा लिखा था सर कि SbS3 का सबसे कम, या मैं बोलूँ PS3 का सबसे कम, उसके बाद ASS3 और फिर बोला SbS3 और लास्ट में जाके कहीं NS3 बोला। किसका ऑर्डर? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, जो कि आपने क्या बता दिया? गलत। सही क्या है? PS3 ASH3 SbS3 मैक्सिमम होगा, बीच में जाके अमोनिया होगा, रीजन तो वही होगा, रीजन तो वही होगा। भाई इनमें तो कंपेयर करोगे तो रीजन तो वही मिलेगा, लेकिन मेरा सवाल ये लास्ट में क्यों नहीं आया? कुछ भी आंसर ना करें भैया, जिनको सही आता है वो बताएं। मैंने क्या बोला? जब वाटर वाले ग्रुप में 16th ग्रुप में सबसे लास्ट में आता है, सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन वाले ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, तो भैया 15th ग्रुप में क्यों नहीं होता? सर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कमजोर है सर, ऑक्सीजन फ्लोरीन के ज़्यादा, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो ज़्यादा है। हाँ लॉजिक तो वही है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनकी स्ट्रांग है, इसकी वीक है, लेकिन व्हाट इज द रीजन? चलो जी देखो बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों, एक ही बार में बताऊंगा, बार बार बोलूंगा नहीं भाई, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये गेम मुझे सिखाना है आप लोगों को। सुनो भाई, ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भाई के पास एक होता है लॉन पेयर LP, और एक होता है इसके पास हाइड्रोजन, ये भी होता है हाइड्रोजन, ये भी होता है हाइड्रोजन। ऐसा ऐसा किताब सोचती है या बच्चा सोचता है कि भाई भी फ्री है, भाई भी फ्री है, भाई भी फ्री है, इनसे बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन। लेकिन यहां दिखते हैं कितने बॉन्ड? कि मानो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लेकिन एक्चुअली यहां पर 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाते हैं। सर उसका लॉजिक, उसका रीजन, उसका लॉजिक बड़ा ही सिंपल है प्यारे बच्चों। एक्चुअल में ये अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, देखा अम्ब्रेला ऐसे होता है, जब तेज आंधी आती है तो वो ऐसे हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभी नहीं आई बात समझ में। अम्ब्रेला ऐसे होता है, तो मैं ऐसे उड़ गया नीचे की तरफ, तो बचा रहा है, तेज आंधी आ जाए तो फिर क्या हो जाता है? उसके पंख जो है वो ऊपर को हो जाते हैं, हाँ या ना? तो वही स्ट्रक्चर इसका होता है, ये फ्लिपिंग कर लेता है अपनी, जैसे अभी इधर की तरफ है और कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा, फ्लिप कर लेगा। जब ये फ्लिपिंग करेगा तो फ्लिपिंग के दौरान इसके बॉन्ड कमज़ोर हो जाते हैं। हम तो सोच रहे हैं 3-3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक मतलब स्टेबिलिटी कम, तो मेल्टिंग पॉइंट OH की रिस्पेक्ट से, वाटर की रिस्पेक्ट से या HF की रिस्पेक्ट से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? कुछ तो बोलो। स्टार्ट करते हैं इसके बाद की कहानी प्यारे बच्चों। जैसे कि आप लोगों को देखने के लिए मिल ही रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ बातें आप लोगों से कही है, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ सुनिए। मैंने बोला चाहे अल्कोहल हो, चाहे एसिड हो, चाहे एसिडिक एसिड हो या फॉर्मिक एसिड हो, इवन एल्डिहाइड हो, है ना? एल्डिहाइड के कुछ केसेस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे सैलिसिल्डिहाइड, है ना? हर केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होती, एटसेट्रा आर हाईली सॉल्युबल इन द वाटर एज दे ऑल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये सभी वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, राइट? अब इसके बाद जरा बातों को समझने की कोशिश करो। सवाल आता है अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मैंने बोला CH3COOH है, मैंने बोला C2H5OH है, मैंने बोला CH3CHO। प्यारे बच्चों ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एसिटिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये डाइमर फॉर्मेशन कर लेता है। याद आ रहा है आप लोगों को? भाई डाइमर कर रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड बनने बढ़ जाएंगे, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे एज कम्पेयर टू अल्कोहल। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, और उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और इवन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका तो समझ लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है यहाँ इस केस के अंदर, ठीक है ना? एसिटिक एसिड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, सॉरी नॉट एसिटिक एसिड, इट इज एसिटाल्डिहाइड, राइट? CH3CHO के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी क्या रहती है? मिनिमम रहती है। मैं बोलूँ उसको नेग्लिजिबल हम लोग मान सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने कभी देखा है
जैसे कोई आइसक्रीम मान लेते हैं, कुल्फी मान लेते हैं, या कौन सी होती है वो सचमुच आम, है ना, तो उसके अंदर जो स्टिक लगी होती है वो वुडन होती है, यानी कि वुड की होती है, लकड़ी की होती है, वो प्लास्टिक की क्यों नहीं होती? क्या उसके पीछे कोई लॉजिक है? उसके पीछे केमिस्ट्री है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, सवाल पढ़िए पहले। वाई वी यूज वुडन स्टिक नॉट प्लास्टिक स्टिक फॉर आइसक्रीम बार और कुल्फी? ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक है वुड कंटेन सेलुलोज विच हैज OH लिंकेज। जो वुड है उसके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है, विच कंटेन OH लिंकेज। अब फ्री OH ग्रुप अगर होंगे तो क्या होगा सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। किसके साथ? कि जो आइसक्रीम के अंदर वाटर है उसके साथ, और इवन आइसक्रीम के कंटेंट के साथ भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यही इसीलिए वुड की स्टिक आप लोगों को इसलिए उसके अंदर लगाई जाती है ताकि ज़्यादा समय तक आइसक्रीम को हम लोग क्या कर पाएँ? रिटेन कर पाएँ, राइट। यहाँ लिखा हुआ है वुड कंटेन सेलुलोज विच हैज़ OH लिंकेज from which form hydrogen bonding with water content or the ice cream content, right? और की जगह आप यहाँ एंड भी यूज़ कर सकते हो, एंड आइसक्रीम कंटेंट, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। चलो।